मेरे देवर अंधे थे, लेकिन मेरे पति चाहते थे कि भाभी होने के कारण मैं उनका सारा काम करूं। कभी कभी मैं उनके कपड़े बदल लेती, उनके पास बैठ जाती और उनकी सारी बातें सुनती। भाभी बनकर वो मेरे और करीब आ जाते थे, लेकिन एक रात जब वो अपने कपड़े बदलने लगे तो मेरे होश उड़ गए। जब मैं शादी करके ससुराल आई तो रिश्तेदार महिलाओं ने मुझे सामने चारपाई पर बैठा दिया। मेरा छोटा देवर चारपाई पर बैठा था। वह मेरी तरफ देख रहा था और मुस्कुरा भी रहा था। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा। आश्चर्य हुआ कि वह लगातार मेरी तरफ क्यों देख रहा था। उस समय वह 17 साल का था, एक अच्छा और प्यारा लड़का था, लेकिन उसका व्यवहार ऐसा था। 20 मिनट तक तरह तरह की औरतें मेरे पास आती रहीं और मुझे मिठाई खिलाती रहीं, पर मेरा देवर न तो उठा, न ही मेरे पास आया। उसने और न ही उसने मुझसे कोई बात की। वह तो बस सामने बैठा रहा और मुझे घूरता रहा। मैंने एक दो बार उसकी तरफ देखा और पाया कि वह मुझे देख रहा है। मैंने मन ही मन सोचा कि यह तो बहुत बेशर्म लड़का है। बड़ी भाभी, माँ और बड़ी बहन जैसी है, इसे कोई शर्म नहीं है। यह कैसे सबके सामने मुझे घूर रहा है। अब मैं माथा दबाकर उसे घूरने लगी, पर यह तो अजीब बात है कि वह पागल थी, बस मुझे देख रही थी और मैं उसे ऐसे देखकर मुस्कुरा रहा था। गुस्सा आने लगा था, हालांकि यह गुस्से में खत्म हो गया और मैं अपने कमरे में आ गया। मेरा मूड बहुत खराब हो गया था। उस पर समीर भी अचानक मेरे कमरे में आ गया। मैं बिल्कुल उदास बैठा था और जब वह मेरे पास आया और बैठा तो मैंने उसे गुस्सा करने के लिए कहा। मुझे इस तरह उदास देखकर उसने पूछा, क्या बात है रेखा? फिर वह समझ गया कि शायद वह बहुत देर से कमरे में आई है, इसलिए मैं नाराज हूँ। उसने कहा, आज मेरे दोस्त मुझे छोड़ ही नहीं रहे थे। ऐसे मौकों पर दोस्त तो तुम जानते ही हो। बहरहाल, समीर की तारीफ सुनकर मेरा मूड खुश हो गया। मैंने अपने पति के सामने तेवर की बातें नहीं दोहराईं। क्या सोचोगे? आते ही उसने मेरे भाई के बारे में ऐसी बातें शुरू कर दी। मेरे पति समीर के ही दोस्त हैं। मैं छोटी भाई थी। उस समय मेरे माता पिता नहीं थे। घर में मेरे पति और मेरा देवर नैतिक था। सुबह जब मेरी आंख खुली तो समीर बोला, मैं आज का नाश्ता बाजार से लाया हूँ, पर देखो मेरे घर पर कोई महिला नहीं है, इसलिए आज का नाश्ता था। मैंने अपनी मेहमानवाजी पूरी कर दी, पर कल से तुम्हें सबका ख्याल रखना होगा। यह बात मैं पहले से ही जानता था, इसलिए मैंने कोई आपत्ति नहीं जताई। जैसे ही मैं नाश्ते के लिए बाहर आया, मेरे जीजाजी नाश्ते की मेज पर बैठे थे। मैं उनके सामने बैठ गया और वे मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। जब समीर मेज के पास आया तो मेरे बगल में बैठने के बजाय नैतिक के बगल में बैठ गया। उसकी प्लेट में चनी डाली, रोटी तोड़ी और उसे अपने हाथों से खिलाने लगा। मुझे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ और उससे भी ज्यादा आश्चर्य हुआ। मेरे मन में ख्याल आया कि नैतिक अभी भी सामने बैठा मेरी तरफ देख रहा था। उसे अपने भाई की भी चिंता नहीं थी और मुझे समीर पर भी गुस्सा आने लगा कि वह यह सब रोक सकता था। और फिर मुझे यह भी अजीब लगा कि समीर, तुम उसे खुद क्यों खिला रहे थे? वह 17 साल का लड़का है, क्या वह खुद नहीं खा सकता? मैंने कहा, समीर नैतिक, तुम खुद खा सकते हो, तुम अपना नाश्ता कर सकते हो। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा, रेखा, नैतिक अंधा है, देख नहीं सकता। उसने सुना था कि मेरा निवाला उसके हाथ में रह गया। मैं बड़े आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगी। वह बहुत ही सुंदर लड़का था। उसकी आंखें भी भूरे रंग की थी। वह बहुत सुंदर था। पता नहीं क्यों मुझे बहुत दुख और अफसोस हुआ कि उसकी आंखों में इतनी कमी थी कि वह देख नहीं सकता था। और कल से ही मैंने अपने दिल में न जाने कितनी बुरी बातें इस बारे में कह दी थी। समीर के चेहरे पर उदासी थी। समीर कहने लगा कि नैतिक बचपन से ही अंधा है, वह देख नहीं सकता।
उसने इसका बहुत इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन से भी कोई फायदा नहीं है। समीर ने कहा, मैं इसका सारा काम करता हूँ, लेकिन अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसे अपना छोटा भाई समझो और इसका सारा काम करो। मैंने कहा ठीक है, पर मुझे यह सुनकर बहुत अफसोस हुआ कि नैतिक अंधा है। देखने में इतना सुंदर है और तुम तो सुंदर थी। काश मैं यह देख पाता। मेरी बात पर नैतिक की आंखों में आंसू आ गए और वो बोला, भाभी मुझे आपको देखने की बहुत इच्छा थी, पर देखो मेरी किस्मत खराब है। मेरी एक ही भाभी है और मैं उसे नहीं देख सकता जो कुछ देर पहले मेरे दिल में थी। नैतिक के लिए मेरे मन में जो नफरत की भावना थी वो अब सहानुभूति में बदल गई थी। लेकिन मेरे होश तब उड़ गए जब साबिर अपनी ड्यूटी पर आ गया। जब वो अपने कमरे में जाने लगा तो उसने मुझसे कहा कि तुम अपने हाथों से समीर को खाना खिलाओगी और कपड़े भी तुम ही पहनो। खाने की बात सुनकर तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कपड़ों की बात सुनकर मेरा दिमाग थोड़ा उलझन में पड़ गया। मैंने कहा, समीर ये गलत है, ये सही नहीं है, मैं इसे कैसे बदल सकती हूँ। वो बोला, इसको छोटे भाई की तरह रखो, प्यार करो। अब ऑफिस का काम संभालूं या मैं संभालूं, वैसे भी तुम खुद ही संभालो। इतना कहकर वो चला गया। मैं बहुत परेशान थी, सोच रही थी क्या करूं क्या नहीं। तभी मुझे नैतिक के कमरे से आवाज आई। वो मुझे भाभी भाभी कहकर बुला रहा था। मैं उनके कमरे में गई तो वो पैंट और बनियान पहने खड़े थे और बोले, भाभी ये शर्ट मुझे दे दो। मुझे नहीं पता भैया ने इसे कहाँ रखा है। मैंने पूरे बिस्तर पर अपने हाथों से ढूंढा पर समझ नहीं आ रहा है कि ये कहाँ है। शर्ट बिस्तर के किनारे पर टंगी थी। मैंने उसे दे दिया। उसने शर्ट पहन ली पर बटन टेढ़े-मेढ़े बंद कर रहा था। मुझे मजबूरन आगे बढ़ना पड़ा। बोला, आप रहने दीजिए, मैं आपके बटन बंद कर देता हूँ। मैं उसकी शर्ट के बटन बंद कर देता हूँ। बंद कर दिए तो वो खुश हो गया और बोला, मेरे बाल भी उसने बना दिए। तो भाभी जी, मैंने ड्रेसिंग से बाल लिए और उसके बाल भी बना दिए। फिर वो बोला, अपना हाथ दे दीजिए। मैंने कहा, क्यों? वो बोला, आप दे दीजिए तो ठीक है। मैंने डरते डरते उसे अपना हाथ दे दिया। मैं सोच रहा था कि वह मेरा हाथ क्यों पकड़ना चाहता है। उसने अपने दोनों हाथों में हाथ लिया और कहा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यह कहते हुए उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और बोला कि भाभी, मैं आपको देख नहीं सकता, लेकिन महसूस कर सकता हूँ। इसलिए मैं आपका हाथ पकड़कर महसूस करना चाहता था कि भाभी कैसी होती है। मुझे अपनी माँ का प्यार भी नहीं मिला। मैं बहुत छोटी थी जब मेरी माँ चल बसी और 2 साल पहले मेरे पिता भी चल बसे। जब तक मेरे पिता जीवित थे, तब तक वही मेरी देखभाल करते थे, लेकिन उसके बाद सारी जिम्मेदारी समीर भाई पर आ गई और शादी के बाद आप भी कुछ दिन अच्छे से नहीं बिता पाए कि मेरा बोझ आप पर आ गया। मैं यह सब बहुत दुखी होकर कह रही थी। कहा कि तुम किसी पर बोझ नहीं हो। हाँ, और मुझ पर तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी बात पर उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत अच्छी हो, मेरा कितना ख्याल रखती हो। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, मेरे देवर नैतिक की हरकतें अजीब होने लगी। वो मुझसे कहीं ज्यादा खुले विचारों का है। अब तो ये होने लगा कि वो खुद मुझे बुलाता और भाभी से मेरे लिए शर्ट पहनने को कहता। मैं बटन ठीक से बंद नहीं कर पाती थी। कभी कहता कि वो तौलिए से मेरे बाल साफ कर देगा। ये काम वो खुद भी कर सकता था। मुझे लगता था कि ये तो बस एक पति और एक व्यवहार। घर में मेरा कोई काम नहीं होता था, लेकिन इस नैतिकता के कारण मैं पूरी तरह से उलझन में रह गया था। कभी कभी जब भी वह रसोई में बर्तन धो रही होती, तो भाभी भाभी चिल्लाना शुरू कर देती। अगर मैं बर्तन छोड़कर उसके कमरे में जाता, तो वह हाथ में मोबाइल लेकर हंसना शुरू कर देती। वो अक्सर कहता था, मेरे पास बैठो, ये गाना कितना अच्छा है। वो देख नहीं सकता था पर सुन सकता था, इसीलिए मोबाइल पर कहानियां और गाने सुनना उसका शौक था। मैंने कहा, सुन ही रहे हो तो चुपचाप सुनते रहो, अब मुझे ये गाना सुनना है।
बताओ, मैं बर्तन धोऊं और खाना बनाऊं या तुम्हारे साथ बैठकर कोई गाना कहानी सुनूं? मैंने उसे प्यार से डांटा और ये एहसास भी दिलाया कि मुझ पर बहुत जिम्मेदारियां हैं। पर वो मेरी बात सुनकर हंसने लगा और बोला, पास बैठो और मेरे साथ कोई गाना सुनो। तुम्हारी सेहत भी ठीक रहेगी, खुश हो जाओ। काम क्या है, काम छोड़ो। काम कभी खत्म नहीं होता। मैं उसके बगल में बैठ गया। मैंने कहा, ठीक है, चलो बताओ, अब भूख लगेगी तो क्या खाओगे? और वो हंसने लगा और बोला, जो भेजा है वही खा लूंगा। वो खड़ी हुई और बोली, अब ध्यान रखना, जो तुमने मुझे बुलाया है, बस मुझे काम के टाइम पर। मुझे अभी खाना बनाना है। समीर ने मुझे बिरयानी के बारे में बताया है और तुम्हें भी बिरयानी पसंद है। और कौन जाने कितना टाइम लगेगा। ऊपर से इतनी गर्मी में मैं रसोई में खड़ी भी नहीं रह सकती। यह कहते हुए मैं कमरे से बाहर चली गई। रसोई में काम करते हुए मुझे बिरयानी बनाने में 3-4 घंटे लग गए थे। जब मैं बाहर आई तो पूरी तरह थक चुकी थी और घर लौटी। घर गंदा था और फिर मैंने नैतिक के कमरे की भी सफाई करने की सोची। लेकिन जैसे ही मैं नैतिक के कमरे में घुसी और सामान समेटने लगी, वह खुद ही अपना कमरा साफ करने लगा। उनके हाथ में एक कपड़ा भी था जिससे वो फर्नीचर साफ कर रहे थे। ये देख मैं मुस्कुराने लगा। बोले, ये क्या कर रहे हो? मैं कर दूंगा। मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा, नहीं, आप थक जाओगे। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि भैया ने सारा काम आपके सर पर डाल दिया है। लेकिन आपने तो भाभी को ऐसा काम करने को कहा है कि उन्होंने मुझे कोई भी छोटा मोटा काम जो मैं कर सकता हूँ वो कर देंगे। और मैं बड़े दुख और चिंता के साथ ये कह रहा था। बोले, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप बस बैठो। मैंने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें बेंच पर बैठा दिया और उनके हाथ में मोबाइल थमा दिया। मैंने उससे कहा कि बस वीडियो सुनो। मैंने उसे एक वीडियो दिखाया जिसमें अच्छी कहानी थी, लेकिन उसने मोबाइल के साथ मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझसे कहा। उसने मुझे अपने पास बिठाया और कहा, यहाँ बैठो। तुमने अपना बहुत सारा काम कर लिया है, अब तुम कुछ नहीं करोगे। उसने मेरा हाथ बहुत मजबूती से पकड़ लिया। मैंने कहा, नैतिक, यह क्या है? मेरा हाथ छोड़ो। शाम हो गई है और मुझे चाय भी बनानी है। बताओ, चाय? तुम मेरे साथ क्या खाना पसंद करोगे? चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ फ्राई कर देती हूँ। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं खाना। तुम मुझे अपने साथ किचन में ले चलो, बस मुझे चाय बनाना बता दो। मैंने कहा, तुम मेरी चिंता छोड़ दो। यह कहकर मैंने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाया और किचन में चली गई। मैं आकर उसके लिए चाय बनाई, चिप्स दिए और उसे चाय दी। चिप्स खाते हुए वह लगातार मेरी तारीफ कर रहा था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपने होश खो बैठी। सुबह से बुखार था पर समीर को मेरी कोई चिंता नहीं थी। उसने बस बुखार के बारे में बताया, दवा दी और यह कहकर चला गया कि देखो, बीमार मत पड़ना, मेरा पूरा घर तुरंत बर्बाद हो जाता है। बुखार की गोली खा लेना और घर पर ही खाना बना लेना। दोपहर में भी मुझे ऑफिस का बचा हुआ खाना खाना पड़ता है और घर जाकर बाजार जाना पड़ता है। उसके सामने बिल्कुल भी खाना नहीं खा सकता। तो मैंने कहा, ठीक है, मैं कर लूंगा। लेकिन बुखार की दवा लेने के बावजूद भी मेरा बुखार कम नहीं हो रहा था। शायद मेरे गले में इन्फेक्शन था, गले में बहुत दर्द था और मेरा बुखार कम होने के बजाय बढ़ने लगा। मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था, तभी कमरे पर दस्तक हुई तो दरवाजा खुला। नैतिक मेरे सामने खड़ा था। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली और उसकी तरफ देखा। वो अपनी छड़ी के सहारे चलता हुआ मेरे पास आया और पूछा, तुम्हें क्या हुआ? तुम अभी तक मेरे पास तक नहीं आए। मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने कहा, तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है। ये सुनकर मैं परेशान हो गई। मैंने कहा, मैं बिल्कुल खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। तुम्हारा नाश्ता कैसे बनाऊंगी? बोली, क्या तुमने भी बनाया है? मैंने नाश्ता नहीं किया। मैंने कहा, नहीं, मुझ में नाश्ता बनाने की हिम्मत नहीं है। ऐसा करो, तुम समीर को फोन करो और उसे जल्दी घर आने को कहो। मुझे कुछ होश नहीं आ रहा।
मेरी बात सुनकर वह कुछ देर के लिए कमरे से बाहर चला गया। उसके बाद वह चिल्लाने लगी। यह सुनकर मैं तुरंत बिस्तर पर उठकर बैठ गया। अपना बुखार भूलकर मैं जल्दी से कमरे से बाहर आया कि यह किसकी आवाज है। आवाज रसोई से आ रही थी। मैं जब किचन में आई तो चौंक गई। कपड़ों में आग लगी हुई थी। मैंने जल्दी से रस्सी पर टंगा तौलिया उतारा और जल्दी से नैट की शर्ट पर लगी आग बुझाने लगी। तब तक उसका पेट और हाथ जल चुके थे। वह चिल्ला रहा था। मैंने पूछा, तुम किचन में क्या करने आए हो? उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाने गई थी। वह तड़प रहा था। उसने कहा, मुझे क्या पता था कि आग लग जाएगी? मैंने जल्दी से समीर को बुलाया। नैतिक ऐसे तड़प रहा था जैसे वह दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसके पेट और हाथ में दर्द हो रहा था। वह जल गया था और दर्द से कराह रहा था। जब समीर को इस बारे में पता चला तो वह भी कुछ देर बाद घर आ गया। नैतिक का पेट और हाथ काफी हद तक जल गए थे और वह रो रहा था। समीर उसे डॉक्टर के पास ले गया। मैं घर पर ही थी, बहुत परेशान थी। तभी समीर का फोन आया। मैंने तुरंत फोन उठाया। मैंने पूछा, नैतिक कैसा है? उसने कहा, उसका पेट और हाथ बहुत जल गए हैं। मैंने कहा भी था उसका ख्याल रखना। ये कहकर समीर रोने लगा और बोला, मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं बुरी तरह चिल्ला रहा हूँ। बोला, बुखार है। उसे कैसे पता चला? वो किचन में चला गया। मेरी भी आंसू बह रहे थे। समीर कहने लगा, मैं अस्पताल में ही रहूंगा, मेरा इंतजार मत करना। मैंने कहा, ठीक है। मैंने सोचा था कि नैतिक को सुबह तक आराम मिल जाएगा, वो ठीक हो जाएगा और फिर घर आ जाएगा। मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगी। लेकिन जब सुबह मैंने खबर सुनी तो मैं चौंक गई। समीर ने कहा कि नैतिक अब हमारे बीच नहीं रहा। मैंने सुना और मैं रोने लगी। मैंने कहा, समीर, तुम क्या कह रहे हो? उसे तो बस थोड़ी सी आग लगी है। उसे कुछ कैसे हो सकता है और वो कैसे मर सकता है? मैं रो रही थी। समीर भी रो रहा था और कहने लगा, दिल तक आग लगी है। डॉक्टर वहां पहुंच चुके थे और बहुत कोशिश कर चुके थे, लेकिन उसकी परेशानी ठीक नहीं हो रही थी। मेरा भाई पूरी रात दर्द से तड़पता रहा। उसने मेरा हाथ पकड़ रखा था और कहता रहा, भैया, मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ, मुझे बचा लो। अब मुझे बहन जैसी भाभी मिल गई है, लेकिन वो चला गया। यह सदमा मेरे माता पिता दोनों के लिए बहुत बड़ा था। मुझे अक्सर घर में नैतिक की भाभी भाभी की आवाज सुनाई देती है। मैं जब भी उसके कमरे की तरफ भागती तो खाली कमरा देखकर फूट फूट कर रोने लगती। कभी कभी तो मुझे लगता कि वो हंस रहा है और कह रहा है, भाभी सारे काम छोड़ो, मेरे पास आकर बैठो, मैं तुम्हें गाना सुनाऊंगा। कुछ महीनों बाद मैं आशा से गर्भवती हो गई। समीर मेरा बहुत ख्याल रखने लगा, पर मैं सारा समय नैतिक की याद में रोती रही। वो बहुत अच्छे इंसान थे और मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मैं मन ही मन सोच रही थी कि काश मैं उठकर नाश्ता बना पाती, लेकिन किस्मत में जो होना है उसे कौन टाल सकता है। और फिर मेरे घर एक बेटा समीर पैदा हुआ। वो बहुत अच्छे से रहने लगा। तुम अपनी पसंद से उसका नाम रख सकते हो, मैंने कहा। मैं उसका नाम नैतिक रखना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर समीर की आंखों में आंसू भर आए। मैंने उस बचे हुए को अपने सीने से लगा लिया। मैंने कहा कि भगवान ने हमें एक और नैतिक दे दिया है, अब यही हमारे दुखों का समाधान होगा। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।